आज मधु के मायके में काफ़ी चहल-पहल थी। 3 दिन बाद मधु की छोटी बहन मनीषा की शादी थी और आज सगाई का प्रोग्राम था। लड़के वाले कुछ देर बाद ही आने वाले थे। इस कारण मेहमानों का अच्छा खासा जमावड़ा था। लड़की वालों की तरफ से सभी खास रिश्तेदार, यार दोस्त, आस-पड़ोसी यहाँ आ चुके थे और नाश्ते-पानी से फ्री हो चुके थे। अब तो सिर्फ इंतज़ार था लड़के वालों का। तभी मधु नाश्ते की प्लेट लेकर वहाँ से गुज़री। उसे देखते ही विमला काकी ने कहा, ये क्या बिटिया, तू अभी तक तैयार नहीं हुई? अरे जल्दी कर, लड़के वाले आते ही होंगे। आज तेरी छोटी बहन की सगाई है और तू ही अभी तक ऐसे ही घूम रही है। हाँ काकी, बस अभी थोड़ी देर में तैयार हो रही हूँ। पहले ज़रा सासू माँ की सेवा तो कराऊँ, अपनी बहू होने के फ़र्ज़ को तो निभाऊँ। मधु ने अपना मुंह बनाते हुए कहा। हाय राम, तेरी सास ने अभी तक नाश्ता भी नहीं किया? या तो सब लोग नाश्ता पानी करके फ्री भी हो गए। मधु के हाथ में नाश्ते की प्लेट देखकर विमला काकी ने कहा, कोई बात नहीं काकी, अब सास है, उन्हें जो खाना है वही खाना है। नाश्ते में जो बना था उनको चाहिए नहीं, इसलिए रसोई में दलिया बना रही थी उनके लिए। अब जा रही हूँ उन्हें देने के लिए। मैं बहू हूँ ना, मुझे तो ये काम करना ही पड़ेगा। बेचारगी जैसा मुंह बनाकर कहते हुए मधु दलिये की प्लेट लेकर अपनी सासू माँ के पास पहुँच गई। उसे देखते ही उसकी सास जानकी जी ने कहा, अरे बहू, मैं तो तेरा ही इंतज़ार कर रही थी। बहुत भूख लगी है और दवाई भी लेनी है। हाँ मम्मी जी, थोड़ा लेट हो गया है। कोई बात नहीं, शादी का घर है, वक्त तो लगता ही है। तू चिंता मत कर, मैं नाश्ता कर लूँगी, जा तू तैयार हो जा। जानकी जी ने दलिये की प्लेट अपने हाथ में लेते हुए कहा, जी ठीक है। और अच्छे से तैयार हो ना, आखिर तेरी बहन की शादी है। कहकर जानकी जी दलिया खाने लगी और मधु मुस्कुराकर वहाँ से तैयार होने अपनी छोटी बहन मनीषा के कमरे में चली गई। ये सब विमला काकी देख रही थी। वो वहाँ से उठी और बाहर अपनी महिला मंडली के पास जाकर बैठ गई और हो गई शुरुआत खुसुर फुसुर की। हाय राम, हमारी मधु तो बिल्कुल गाय है, सीधी सादी ही रही, बेचारी कुछ भी नहीं कह पाती। विमला काकी अपने हाथों को नचाते हुए बोली, क्यों, क्या हो गया काकी? उनकी बात सुनकर आस पड़ोस की औरतों ने भी दिलचस्पी दिखानी शुरू कर दी। देखो तो, खुद की बहन की शादी है और आज सगाई का प्रोग्राम है, बेचारी अभी तक तैयार भी नहीं हो पाई। पहले अपनी सास की सेवा कर रही है, अपने हाथों से उसे दलिया बनाकर खिला रही है। जब खुद के लिए फुर्सत मिले तब तो कुछ करे। विमला काकी ने कहा, अच्छा, वैसे कहना नहीं चाहिए काकी, ससुराल वाले तो बहू के मायके आकर भी अपनी बहू को छोड़ते नहीं हैं, सारी सेवा करवाते हैं। इसलिए तो बहुएं ससुराल से मायके अकेले आना पसंद करती है, किसी ससुराली के साथ नहीं। हाँ और नहीं तो क्या, वही मैं सोचूं कि दुल्हन की बड़ी बहन है, अभी तक तैयार क्यों नहीं हुई? इतने काम करने वाले लोग मौजूद हैं यहाँ पर, बावजूद उसके सास को नाश्ता वो पकड़ा रही है। अरे इतने लोगों को नाश्ता पकड़ाया गया था, वही खा लेती। ज़रूरी था क्या दलिया खाना? कम से कम शादी घर में तो अपनी मनमानी नहीं करनी चाहिए ना, सामने वाले को भी तो परेशानी होती है। हाँ पर क्या कर सकते हैं, लड़के वाले हैं, अपनी मनमर्जी तो करेंगे ही। मन मर्जी नहीं करेंगे तो पता कैसे चलेगा कि बेटी के ससुराल वाले हैं? जितने मुंह थे उतनी बातें हो रही थी। सब लोग मिल करके मधु के ससुराल वालों की बुराई चटकारे ले लेकर कर रहे थे। इतने मधु तैयार होकर बाहर आ गई। बाहर आते ही उसने देखा कि उसकी सास जानकी जी भी तैयार हो चुकी थी। तो वो अपनी सास के पास जाकर बोली, अरे मम्मी जी, आपने अभी तक जूड़ा नहीं बनाया? नहीं बहू, मुझसे जूड़ा बना ही नहीं, पर चोटी भी अच्छी लग रही है। जानकी जी ने कहा, नहीं मम्मी जी, देखो तो यहाँ मेरी बुआ काकी सब लोग जूड़ा बनाकर बैठी है, आप भी बनाइए, आप क्यों पीछे रहती है? पर बहू, मुझसे नहीं बन पाएगा, तुझे पता है ना कि मेरी तबीयत खराब है और मेरे हाथों में दर्द भी है। जानकी जी मना करते हुए बोली, कोई बात नहीं मम्मी जी, मैं हूं ना, चलिए मैं बना देती हूँ, आखिर मेरी सास क्यों पीछे रहे। कहकर मधु जानकी जी के बाल खोलकर उनका जुड़ा बनाने लगी। उस समय आसपास की औरतें उसे बड़ी बेचारगी भरी नज़रों से देख रही थी। वो जानती थी कि सास की बुराई हो रही है और उसे बेचारी का दर्जा दिया जा रहा है। बावजूद इसके मधु को तो उसमें बड़ा मज़ा आ रहा था। जब जूड़ा बन गया तो उसकी सास ने उससे पानी मांगा। मधु रसोई में पानी लेने गई तो उसके पीछे पीछे विमला काकी और उनकी बेटी निर्मला भी आ गई। हाय राम, मधु तो अपनी बहन की शादी एंजॉय करेगी या अपने ससुराल वालों के काम करेगी? अरे इतने लड़के लगे हुए हैं, उनसे पानी मंगवा लेती। तू क्यों आई है रसोई में पानी लेने के लिए? कितना काम करना पड़ रहा है तुझे? तेरी सास क्या खुद के बाल भी नहीं बना सकती जो तुझसे बनवा रही है? उनके हाथ क्या बिल्कुल भी काम करने बंद हो गए हैं? अब क्या करे काकी, काम तो करना ही पड़ता है। पता नहीं बहू के आने के पहले लोगों के घर का काम कैसे चलता था। बहू ना हुई काम वाली मशीन हो गई। जरा सी भी कमी हो तो 10 बातें और सुनने को मिलती है। चलो मैं बाहर पानी पकड़ आऊं,
नहीं तो पता नहीं इस बात को ही पकड़ कर बैठ जाए। अब मेरी बहन की शादी है, मैं यहाँ कोई तमाशा तो नहीं चाहती। कहकर मधु रसोई के बाहर पानी लेकर जाने लगी तो रसोई के दरवाजे पर अपने पति अमित को देखकर वही खड़ी रह गई। अमित के चेहरे के हाव भाव बता रहे थे कि उसने सारी बातें सुन ली। दरवाजे पर अमित को खड़ा देखकर काकी और उनकी बेटी निर्मला ने वहां से निकलने में ही अपनी भलाई समझी। उनके जाते ही अमित ने मधु से कहा, तो तुम यहाँ मायके हमारी बुराई करने के लिए आती हो? मिल गई तसल्ली खुद को बेचारा साबित करके। अगर तुम्हें मम्मी का काम इतना बुरा लग रहा था तो उन्हें लाने की क्या ज़रूरत थी? मम्मी ने तो मना भी किया था ना कि तुम अपनी बहन की शादी एंजॉय करो। फालतू मुझ बीमार को ले जाने की क्या ज़रूरत है? तुम्हें परेशानी होगी, लेकिन तुम्हें उन्हें लाना भी था और अब सबके सामने बेचारी बन रही हो। इसलिए लाई हो तुम मेरी मम्मी को कि खुद को बेचारी साबित कर सको और उन्हें अत्याचारी। तुम अकेले संभालो तुम्हारी बहन की शादी को। मुझे कोई शौक नहीं अपनी मम्मी की बेइज्जती कराने का। मैं लेकर जा रहा हूँ नहीं यहाँ से। इससे पहले कि मधु कुछ कह पाती अमित गुस्से में रसोई में से अपनी माँ के लिए पानी का ग्लास लेकर निकल गया। पर मधु वही खड़ी रह गई। 5 मिनट बाद मधु की मम्मी भी रसोई में आ गई और उसे वही खड़ी देखकर बोली, क्या बात है मधु, क्या हो रहा है ये सब? दामाद जी गुस्से में क्यों गए हैं यहाँ से? उन्हें देखते ही मधु की आंखों में आंसू आ गए। देखा मम्मी आपने, ये ससुराल वाले ऐसे ही होते हैं। मेरी ही गलती थी जो मैंने यहाँ लेकर आई। देखो मेरे मायके में भी आकर तमाशा ही कर रहे हैं। बस कर मधु, तुझे तेरी गलती नहीं दिख रही? दामाद जी ने मुझे सब कुछ बताया। तुझे कब से बेचारी कहलाने का शौक हुआ है? तेरी सास बीमार है, उन्हें नाश्ता लेट मिला फिर भी उन्होंने कुछ कहा नहीं। आखिर शादी का घर है, देर सवेर हो जाती है। लेकिन जब लोग तेरे और तेरे ससुराल वालों के बारे में बातें कर रहे थे तो तू कुछ कह भी नहीं रही थी, उल्टा खुद आग में घी डालने का काम कर रही थी। बेटा ये बेचारी बनने की बीमारी जो है ना, ये घर बर्बाद कर देती है। क्योंकि लोगों को मौका मिलता है आपके घर के बारे में बातें करने का, आपको भड़काने का, और इसमें सबसे बड़ा सहयोग खुद आपका होता है। इस बीमारी से ग्रसित मत हो वरना अपना ही घर खो देगी। क्योंकि यहाँ अमित जी का गुस्सा जायज़ है। ऐसे में हमसे उम्मीद मत करना कि हम तेरा कोई सहयोग करेंगे। ये सुनकर मधु बोली, सॉरी मम्मी, मैं आइंदा से ध्यान रखूंगी और अब बेचारी कहलाने के चक्कर में अपने ससुराल वालों को बदनाम भी नहीं करूंगी। मुझसे तो माफ़ी मांग ली, पर पहले अपने पति को तो मना ले। गुस्से में वो यहाँ से कहकर निकले हैं ना कि अपनी माँ को लेकर जा रहे हैं। जाकर रोको उन्हें। मम्मी के ऐसा कहते ही मधु बाहर की तरफ दौड़ी। बाहर आकर देखा तो अमित जानकी जी के पास ही खड़ा हुआ था। उसे लगा कि अमित ने जानकी जी को सब कुछ बता दिया, इसलिए डरी सहमी सी वो उनके पास आई और धीरे से बोली, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। ये सुनकर जानकी जी हैरानी से कभी उसे देखने लगी तो कभी अमित को। फिर अमित से बोली, क्या बात है बेटा, बहू किस बात की माफ़ी मांग रही है? माफ़ी तो मांगनी ही पड़ेगी ना इसे समधन जी। गलती की है तो गलती स्वीकार करना भी आना चाहिए। अचानक मधु की मम्मी आते हुए बोली। जानकी जी अभी भी हैरान थी कि क्या बात है। इधर मधु से कुछ कहते नहीं बन रहा था। तब अमित ने कहा, मम्मी गलती तो है ही ना, देखो खुद तैयार हो गई, तुम्हें भी तैयार कर दिया, पर मेरे कपड़े अभी तक निकाल कर नहीं दिए इसने, और बैग भी मनीषा के कमरे में है। बताओ मैं कमरे में कैसे जाऊं, वहाँ तो औरतें बैठी हुई है। अमित की बात सुनकर मधु की जान में जान आई। अरे बस इतनी सी बात, इसके लिए क्या माफ़ी मंगवा रहा है? अभी जा रही है ये अंदर तेरे कपड़े लाने के लिए। जा बहू जल्दी से इसके कपड़े ले आ तो। सुनकर मधु अंदर से अमित के कपड़े लेकर आ गई। मधु की मम्मी जानकी जी को अपने साथ बाहर प्रोग्राम के लिए लेकर आ गई। तब मधु ने अमित से माफ़ी मांग ली और अमित ने भी उसे माफ़ कर दिया। उसके बाद दोबारा मधु ने ऐसी हरकत नहीं की।